अफ़वन, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस बिस्तर पर सोने का इरादा नहीं रखती थी, मैं बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, बस ये देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं। आए मेरे मालिक, मैंने ऐसे नर्म नाजुक और सॉफ्ट बिस्तर कभी नहीं देखा। मैं तो खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटने वाली, मैंने तो सिर्फ महसूस करने के लिए कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, मैं इस बिस्तर के ऊपर लेट गई। सोने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि बिस्तर इतना आराम देता कि अचानक नींद आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। कहा माफ कर दूं तुझे? आपने नाम सुना होगा हमीदुद्दीन, जिनकी कुन्नियत थी अबुल हाकिम और जिनके बाप का नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को खिलाफत मिल गई और बाप के इंतकाल के बाद हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी 21 साल तक खलीफा रहे। अपने इलाके के खलीफा को अगर समझना है तो शॉर्ट में मैं समझा दूं आपको। जब खलीफा का लफ्ज़ आए तो समझ लो जैसे मौजूदा दौर में चीफ मिनिस्टर की जो हैसियत है वो उस ज़माने में खलीफा की हैसियत हुआ करती थी। वो अपने इलाके के खलीफा थे और 21 साल तक उन्होंने खिलाफत की। 21 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे अपने इलाके के। और कीच और मकरान के वो हाकिम थे। कीज और मकरान की बस्ती में, उसके मिडिल में, बीच में एक शहर था, उसमें उनका, मकरान में उनका एक बाग था, गार्डन, जिसको हम इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, एक बाग था। उस बाग में वो आराम करने के लिए जाया करते थे और उसी बाग में उन्होंने देख रेख करने के लिए और बाग में पानी छिड़कने के लिए और बाग की हिफाजत के लिए एक लौंडी, एक खादिमा, एक नौकरानी उन्होंने रखी थी जो उनका बिस्तर भी बिछा दिया करती थी, बाग में पानी भी दे दिया करती थी। उस ज़माने में उसको लौंडी बोला जाता था, यानी किसी को ख़रीद लिया। पहले लड़के बेचे जाते थे और लड़कियां भी बेची जाती थीं। जिन लड़के को हमने ख़रीद लिया वो ग़ुलाम हो गया और जिस लड़की को हमने ख़रीद लिया वो उसको लौंडी और बांदी बना लिया। तो वो ख़रीद लिया था उन्होंने और लौंडी बना के रखते थे। तो उस लौंडी को उन्होंने उस बाग की देख रेख के लिए रख दिया और कहा कि मेरा बिस्तर बिछा दिया करना। उस बिस्तर पर वो आराम करते थे थोड़ी देर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी। एक दिन जो लौंडी थी, जो खादिमा थी, उसने क्या किया कि बिस्तर बिछाया। बादशाह का बिस्तर, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का बिस्तर बड़ा नर्म और नाजुक बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बिस्तर था, बहुत सॉफ्ट बेड उसने बिछाया। फूल वूल उस पर डाले और फूल वगैरह डालने के बाद मेरे भाइयों, उस लड़की ने ये सोचा, उस लौंडी ने, कि आज ज़रा इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूँ कि कैसा लगता है। देखें बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं, ज़रा देखूँ मैं कैसे होते हैं। वो लौंडी उस बिस्तर के ऊपर थोड़ी देर लेट गई। ऐसे उसने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाऊं। सोने का इरादा नहीं था, बस लेट कर देखना चाहती थी कि देखें कैसा लगता है इस बिस्तर पर लेटने से। बादशाहों के बिस्तर, हाकिमों के बिस्तर, चीफ मिनिस्टर्स के बिस्तर कैसे होते हैं। वो थोड़ा सा लेट गई, चूंकि बिस्तर आरामदेह था इसलिए उसने आंख बंद करके सोने की एक्टिंग की कि आंख बंद करके ज़रा महसूस करूं कि जैसे मैं सो रही हूं इस बिस्तर पर, फील करूं मैं। उसने आंख बंद की और फील करने लगी कि देखें इस बिस्तर पर, अब करवट बदलती है, कभी इधर करती है, आंख बंद करती है, उसको नींद आ जाती है। उसने सोचा चलो थोड़ी देर लेट ही जाते हैं, लेकिन नींद की आगोश में जब कोई जाए तो उसको पता कहाँ चलता है कि हम अब 1 घंटे बाद उठेंगे कि 2 घंटे बाद उठेंगे।
जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करके फील करना चाहा, महसूस करना चाहा, उस लौंडी को नींद आ जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। और जब वो गहरी नींद में सोई, उसी दौरान, उसी बीच में अबुल हाकिम हमीदुद्दीन इब्ने बहाउद्दीन तशरीफ ले आया। उस इलाके का खलीफा तशरीफ ले आया, उस इलाके का हाकिम तशरीफ ले आया। उसने देखा कि मेरे नर्मो नाजुक बिस्तर पर, मेरे सॉफ्ट बिस्तर के ऊपर ये लड़की, एक लौंडी मेरी नौकरानी लेटी हुई है। इसकी इतनी मजाल, मेरे सॉफ्ट बिस्तर पर, मेरे नरम गरम बिस्तर पर ये सो रही है, इसकी इतनी मजाल। उसने कोड़ा निकाला और एक कोड़ा उस लौंडी को मार दिया। ये कोड़ा ऐसे नहीं था जैसे आज हमारे यहाँ कोड़े बनते हैं, कोड़ा चमड़े का हुआ करता था उस जमाने में, प्योर लेदर। उसने वो कोड़ा घुमाया और उस लड़की को, उस लौंडी को मारा। एक ही कोड़े में जो उसकी पीठ पर चिपक गया, तकलीफ की शिद्दत की वजह से उसकी आंख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाती है। उसने अपनी ओढ़नी को संभाला और अपने चादर को संभाला और खड़े होकर कहने, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं इस बिस्तर पर सोने का इरादा नहीं रखती थी, मैं बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, बस ये देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि हाकिमों के बिस्तर कैसे होते हैं। आए मेरे मालिक, मैंने ऐसे नर्म नाजुक और सॉफ्ट बिस्तर कभी नहीं देखा। मैं तो खजूर के पत्तों की चटाई पर लेटने वाली, मैंने तो सिर्फ महसूस करने के लिए कि बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, मैं इस बिस्तर के ऊपर लेट गई। सोने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि बिस्तर इतना आराम देता कि अचानक नींद आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। कहा माफ कर दूं तुझे? मेरे बिस्तर पे सोती और माफ कर दूं तुझे? खड़ी हो जा। वो खड़ी हो गई। अबुल हाकिम ने फिर कोड़ा लिया और कहा कि इस बिस्तर पर सोने की सजा 10 कोड़े हैं, मैं तुझे मारूंगा। एक कोड़ा मैं तुझे मार चुका हूं, 9 कोड़े तेरे और पड़ेंगे। सीधे खड़ी हो जाती है और अपने आका और अपने मालिक के हाथों से कोड़े खाने लगती है। दूसरा कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता है, लेकिन वो अब रोती नहीं है, मुस्कुराती है। तीसरा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो पहले से ज्यादा तेज मुस्कुराती है। चौथा कोड़ा उसके जिस्म पर पड़ता है, वो उससे भी ज्यादा तेज मुस्कुराती है। छठा और 7वां कोड़ा पड़ते पड़ते उसके कपड़े फट जाते हैं और खून उसकी पीठ से जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन पहले वाले कोड़े के मुकाबले में दूसरा कोड़ा उसको और ज्यादा मुस्कुराने पर मजबूर करता है। इसी हाल में उसके 10 कोड़े पड़ गए। अब बादशाह को, अबुल हाकिम को, हमीदुद्दीन को गुस्सा आया। उसने कहा, औरत, अय लौंडी, मैंने तुझे हंसने के लिए कोड़े तो नहीं मारे, मेरा इरादा था कि मैं तुझे सजा दूं और तकलीफ दूं, लेकिन मैंने देखा कि तू हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है और हर दूसरे कोड़े पर पहले से ज्यादा मुस्कुरा रही है। 10वें कोड़े पर तू हंसने लगती है और खिलखिलाने लगती है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, अय अबुल हाकिम, अय मेरे मालिक, अय आका, चमड़े का कोड़ा एक इंसानी जिस्म के ऊपर पड़ेगा, उसको तकलीफ क्यों नहीं होगी? यकीनन मुझे तकलीफ हो रही है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कहा, जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर तू हंस क्यों रही है? तेरे चेहरे पर हंसी कैसे है? आंखों में आंसू के बजाय तू रोने के बजाय हर कोड़े पर तू हंसती है और हर एक कोड़े के बाद दूसरे कोड़े पर और ज्यादा हंसती है। आखिर हंसने की वजह क्या है? उस लौंडी ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम की जिंदगी बदल दी। उस जवाब ने अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को सल्तनत और बादशाहत और खिलाफत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस लौंडी ने जवाब दिया, आए मालिक, आए आका, मैं इसलिए हंस रही हूं, हर कोड़े पर मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं ये सोच सोच कर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। मैं अपने बारे में सोचती हूं कि एक गरीब लड़की, एक मामूली लड़की जो तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए सो गई, एक मजबूर और बेबस लड़की, एक लौंडी
तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी और उसकी आंख लग गई, तो एक मामूली लड़की की सजा, एक लौंडी की सजा, एक नौकरानी की सजा, एक खादिमा की सजा, एक सर्वेंट की सजा तेरी अदालत में यह है जो चंद लम्हे के लिए सो जाए, जो थोड़ी देर के लिए सो जाए, उसकी सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया जाए, उसकी पीठ से खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे, इतना जख्मी कर दिया जाए। अगर इतनी सी गलती की सजा तेरी अदालत में यह है, तो जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, जिसने कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं देखी, जो हर रात आराम से सोता है, जिसका दिन भी ऐशो आराम में गुजरता है और जिसकी हर रात ऐशो आराम में गुजरती है, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? जब तेरी अदालत में थोड़ी देर के लिए सोने वाली लड़की की सजा यह है कि उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाए, तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। इतना सा जुमला बोला था उस लड़की ने, बस मौलाना जर्जीस की तरह रात के 12 बजे तक तकरीर नहीं की थी। बिहार और झारखंड की तरह पूरे रात जलसे नहीं हुए थे। सिर्फ ये कहा था कि अगर 5 मिनट के लिए बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में यह है जो तूने मुझे दी, तो सारी जिंदगी ऐशो आराम करने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। इतना सुनना था, कोड़ा फेंका, कहा लौंडी आए मेरी खादिमा, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब तू मेरी लौंडी नहीं है, तू आजाद है, अपने घर जा, अपने माँ बाप भाई बहनों के पास जा, जहां मर्जी चाहे वहां शादी कर ले, मैंने तुझे अपनी गुलामी से, अपनी लौंडियत से, अपनी बांदियत से तुझे अलग कर दिया, तू आजाद है, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। उसके बाद उसने खिलाफत से इस्तीफा दिया कि आज के बाद अब मैं चीफ मिनिस्टर नहीं रहूंगा, खलीफा नहीं रहूंगा, हाकिम नहीं रहूंगा। 21 साल खिलाफत करने के बाद, 21 साल हुकूमत करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में बैठ गया, उलमा की सोहबत में बैठ गया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा और फिर जंगलों का रुख करने लगा। फिर वो कभी खाना खाता और कभी पेड़ों के पत्ते चबाता, लेकिन उसने फिर ऐशो आराम की जिंदगी की तरफ नहीं देखा। फिर उसने अपनी गुमनामी की जिंदगी गुजारी, फिर उसने दावत व तबलीग में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह का नेक बंदा, मुवहिद बंदा बनकर उसने दिखाया। और इस हाल में उसका इंतकाल होता है कि मेरे भाइयों, बताया जाता है कि उसके पास पहनाने के लिए कफन भी नहीं था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम को लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। जिसने 21 साल खिलाफत की हो, मरने के बाद उसके पास कफन तक का पैसा नहीं था। मेरे भाई, उसकी फिर पूरी जिंदगी इस हाल में गुजरती है। तो कहना यह चाहता हूं, अगर जिंदगी में अगर फितरत में जिंदगी बाकी हो तो एक वाकया और एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। और अगर हमने ये कसम खा ली हो कि हमें बदलना ही नहीं है, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सुनाते रहो, मौलवी बुलाते रहो, लाखों रुपया जलसों पे खर्च करते रहो, लेकिन हमें कल फिर कैरम बोर्ड खेलना है, हमें कल फिर शराब पीना है, हमें कल फिर लॉटरी के टिकट खरीदना है, हमें कल फिर सूद और ब्याज खाना है, हमें फिर कल अय्यारी और मक्कारी करना है, हमें फिर बेपर्दगी के साथ घूमना है, हमें सब कुछ फिर वैसा ही करेंगे जैसा हम करते चले आ रहे हैं। अगर हम पहले से ये ठान कर आए हैं तो फिर मेरे भाइयों, इन जलसों का कोई फर्क नहीं है हमारी जिंदगी के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ी सी एक तमहीद थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि सिर्फ एक वाकया काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। अब हम आते हैं अपनी असली बात पर।